नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अमृता चौरसिया। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, राज्यों की सुर्खियां, मौसम का हाल। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारतवंशियों से विश्व व्यवस्था में मजबूत भूमिका का आह्वान। इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। कहा, आशा और विश्वास के साथ भारत की ओर देख रही है दुनिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों के लिए जारी की एडवाइजरी। दुर्घटनाओं और हिंसा की घटनाओं के कवरेज के तरीके पर जताई चिंता। तय कार्यक्रम संहिता का सख्ती से पालन करने की सलाह। जोशीमठ मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई कल। डेंजर जोन से लोगों को राहत कैंप में शिफ्ट कराने का काम जारी। केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर स्थिति का लिया जायजा। दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण ठंड के बीच घने कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें। सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर। 30 उड़ानों में देरी, 250 से अधिक ट्रेनें रद्द। ब्राजील में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमले की दुनिया भर में निंदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोकतांत्रिक परंपराओं का होना चाहिए सम्मान। पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थकों ने संसद और राष्ट्रपति भवन को बनाया निशाना। और आइए अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री ने इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भारतवंशियों से अनूठी वैश्विक दृष्टि और विश्व व्यवस्था में भूमिका को मजबूत करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रवासी भारतीयों के योगदान का विश्व आकलन करता है तो उसे सशक्त और समर्थ भारत की आवाज भी सुनाई देती है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को मेक इन इंडिया, योग और आयुर्वेद, गृह उद्योग, हस्तशिल्प और मोटे अनाज जैसे विषयों पर भारत का दूत बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया आशा और विश्वास के साथ भारत की ओर देख रही है, इसलिए भारतवंशी हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। The nation has entered the Amrit Kaal of the next 25 years. Our Pravasi Bharatiya have significant place in this journey. India's unique global vision and its important role in the global order will be strengthened by you people. सभी प्रवासी भारतीयों को विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रदूत, ब्रांड एम्बेसडर कहता हूं। मेरा आग्रह है कि आपके पास कल्चरल और स्पिरिचुअल जानकारी के साथ साथ भारत की प्रगति की अपडेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भारत दुनिया के G20 समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। इसे जन भागीदारी के ऐतिहासिक आयोजन में तब्दील किया जाएगा। आज भारत की आवाज, भारत का संदेश, भारत की कही बात एक अलग ही मायने रखती है। भारत की ये बढ़ती है ताकत आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। भारत दुनिया के G20 समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। ये दुनिया के लिए भारत के अनुभवों से सीखने का, पुराने अनुभवों से सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा तय करने का अवसर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में कमेमोरेटिव स्टैम्प भी जारी किया। विशेष सम्मानित अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। 8 से 10 जनवरी के बीच आयोजित इस सम्मेलन में दुनिया भर के करीब 70 देशों के प्रवासी भारतीय हिस्सा ले रहे हैं। I see many opportunities for even a closer diaspora cooperation with Indian counterparts in all areas for the next 25 years. And I make use of this opportunity to invite all relevant actors from both sides to sit around the table and explore the new avenues of cooperation. India is a world leader in developing Pratibha talent and utilizing Prododiki technology, and we look forward to further collaborating in these two areas. With the development of talent and the sharing of technology, India stands way ahead of all others. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन एक महत्वपूर्ण परंपरा है जो भारतीय समुदाय के साथ हमारे रिश्तों को और गहरा करता है। यह कन्वेंशन एक महत्वपूर्ण परंपरा है जो भारतीय समुदाय के साथ हमारे रिश्तों को और गहरा करता है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पीबीडी के 3 मकसद हैं। हमारी ये बॉन्डिंग को लगातार रिफ्रेश करना, दूसरा इसको नई ऊर्जा देना और तीसरा उनमें ज़्यादा पहलुओं को लाना। और मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं, उनसे करेंगे ज्यादा बातचीत। अखिलेश, आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन का दूसरा दिन, उद्घाटन भी और प्रधानमंत्री का संबोधन, क्या रहा आज पूरे दिन खास? देखिए, निश्चित तौर पे अमृता, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि राजदूत जो होते हैं, एम्बेसडर जो होते हैं, वो तो सरकारी एम्बेसडर होते हैं, लेकिन उन्होंने राष्ट्रदूत की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रदूत आप देश के प्रतिनिधि हैं और आप देश की बातों को आगे बढ़ाइए। तो इसी थीम पे आज का पूरा सम्मेलन केंद्रित था। देखिए, इस सम्मेलन में 2 तरह के लोग आए हैं। एक वे हैं जो नौजवान हैं, अभी भी बिजनेस कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले जिनका बिजनेस यहाँ भारत में भी है, जिनका बिजनेस अमेरिका में है, या कहीं वो गुयाना से आए हैं, या कहीं वो कैम्बोडिया से आए हैं। हर जगह के लोग हैं यहाँ। एक लगता है कि भारत दुनिया में किस तरह से भारतीय हैं, ये सारा यहाँ प्रतीत होता है। और इसी रूप में आज आपने सुना कि जो सूरीनाम के राष्ट्रपति थे या गुयाना के राष्ट्रपति थे, गुयाना के राष्ट्रपति ने एक बहुत ही मर्म को छू देने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि जब ग्लोबलाइजेशन फेल कर गया कोविड काल में, उस समय भारत ग्लोबलाइजेशन को मजबूत कर रहा था और कोविड की दवाएं जो दे रहा था, उससे दुनिया के कई ऐसे देश बच गए जो कि हो सकता था कि ऐसे समय में नहीं बचते, क्योंकि उनके पास न तो उस तरह के संसाधन थे और न ही विकसित देशों द्वारा उस तरह का की मदद की जा रही थी। तो ये सारे जो संबोधन हो रहे थे, इस संबोधन का असर जो हमारे एनआरआई या जो ओसीआई कार्ड होल्डर, जिनको हम इंडियन डायस्पोरा कहते हैं, इंडियन डायस्पोरा के लोग लगातार सुन रहे थे। न सिर्फ प्रधानमंत्री, न सिर्फ विदेश मंत्री, बल्कि जो 2 विदेश जो सम्मानित अतिथि आए सूरीनाम या गुयाना के, वो भी जब ये बात कर रहे हैं तो उन्हें भी इस बात का पक्का भरोसा हो रहा था कि भारत किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन के दुनिया में जब फेल कर रहा है, उस समय ग्लोबलाइज्ड पावर के रूप में भारत इमर्ज कर रहा है। तो यह उद्देश्य पूरा होता दिख रहा था। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कह रहा हूँ, देखिए कि यहाँ 3 सेशन और हुए। एक सेशन की अध्यक्षता मनसुख मांडविया जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने की, हेल्थ पर हो रहा था। और निश्चित तौर पर हेल्थ में किस तरीके से भारत कंट्रीब्यूट कर सकता है और किस तरह से भारत ने किया है, और कोविड काल से लेकर अभी तक क्या प्रोजेक्शन है, उस प्रोजेक्शन को उन्होंने यहाँ इंडियन डायस्पोरा के लोगों को बताया। दूसरा एक महत्वपूर्ण हुआ कि आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से हम किस तरीके से दुनिया के देशों के साथ संबंध बनाए हुए हैं और किस तरीके से और भी ज़्यादा हम संबंध बना सकते हैं। तो एक कल्चरल पुश जो है, कह सकते हैं कि इस जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन का एक बहुत बड़ा एक उद्देश्य यह भी है कि दुनिया में भारत की संस्कृति का एक पुश दिया जाए। इसीलिए सांस्कृतिक कार्यक्रम कल रात में भी हुए, आज रात में भी होगा और कल रात में भी होना है। और इसके माध्यम से भारत के कल्चर को एक आधुनिक तरीके से प्रेषित करने और आधुनिक तरीके से
से किस तरीके से हम आधुनिक दुनिया में हम न सिर्फ एक आर्थिक तकनीकी क्षमता हमारी बढ़ी है, बल्कि हमारे साथ विरासत है, और इस विरासत को उन लोगों के अंदर एक बार फिर से रिमाइंड बिल्कुल करना। और जो तीसरा हुआ, बहुत ही खास एक सेशन हुआ, जो कि G20 केंद्रित है, और G20 के इस सेशन में हर्षवर्धन श्रृंगला जो G20 सेक्रेटेरिएट के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, और उसके अलावा अमिताभ कांत जो G20 के शेरपा हैं, वो दोनों शामिल थे। क्वेश्चन आंसर भी हुआ, और इसका संदेश यही था कि आप अपने देश में जब वापस आए प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद, तो G20 के इर्द गिर्द आप अपने कार्यक्रम भी करें, और G20 में भारत की क्या भूमिका हो सकती है, वो उस भूमिका को भी वहां के लोगों के साथ बिल्कुल बात करें। अखिलेश, तो कुल मिला के पूरे वैश्विक पटल पर भारत की जो मजबूत स्थिति है उसे सभी ने माना और सराहा भी। शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और इधर वित्तीय समावेशन पर वैश्विक भागीदारी को लेकर G20 की कार्यकारी समूह की पहली बैठक आज कोलकाता में शुरू हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बैठक में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार विकास को मानवीय रूप देने में विश्वास करती है। इस बैठक के पहले दिन वित्तीय समावेशन के लिए डिजिटल नवोन्मेषण प्रदर्शनी और वित्तीय समावेशन और उत्पादकता लाभ के लिए डिजिटल सार्वजनिक ढांचे की भूमिका पर सत्रों का आयोजन हुआ। 3 दिन की यह बैठक डिजिटल वित्तीय समावेशन, धन भेजने की लागत और SME को वित्त की उपलब्धता के सिद्धांतों पर केंद्रित होगी। G20 की बैठक में 12 अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शामिल हैं। इनमें विश्व बैंक, सिंगापुर, फ्रांस और एस्टोनिया के मौद्रिक प्राधिकरणों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। UIDAI के CEO सौरभ गर्ग, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के प्रबंध निदेशक और दायर की गई। कोर्ट ने तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के उद्देश्य से मंगलवार को इसका उल्लेख करने को कहा है। और इसी बीच केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई विशेषज्ञों की एक टीम ने यहां पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम अपनी रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंपेगी। केंद्र सरकार की एजेंसियों और विशेषज्ञ जोशी मठ की स्थिति से निपटने के लिए योजनाएं तैयार करने में उत्तराखंड सरकार की मदद कर रहे हैं और लोगों की सुरक्षा तत्काल प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी रविवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद ये बात कही कि तत्कालिक प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है और विशेषज्ञों से संरक्षण और पुनर्वास के लिए लघु और दीर्घकालीन योजनाएं तैयार करने को कहा गया। जोशीमठ के डेंजर जोन में लोगों को राहत कैंप से शिफ्ट कराने का अभियान जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कुछ वार्ड की पहचान कर उस पर निशान लगाया गया है और उनको रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है। इन वार्डों में प्रवेश भी निषेध रहेगा। सबको मिलजुल कर जोशीमठ को बचाने का समय है। सब लोग एक टीम के रूप में काम करें। सभी लोग मिलकर, सरकार है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि जोशीमठ शहर बचना चाहिए और लोगों की जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। जहां सभी लोगों से मैंने मिलकर भी वैसे भी अनुरोध किया है और लोग लगे भी हैं। सब लोग अब इस काम पर लग गए हैं और जो खतरे की जद में आने वाले 68 मकान थे उन सभी को शिफ्ट किया गया है और जो एक जोन बना है 600 मकानों से अधिक का, उनको भी वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कार्रवाई गतिमान है। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार व्यक्तिगत रूप से वो जानकारी ले रहे हैं और उन्होंने हर संभव यहाँ पर मदद का, हमको सहायता का आश्वासन दिया है कि हर प्रकार से सहायता होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध मानवीय समानता और गरिमा के मूल तत्व से निर्देशित हैं। वो आज दिल्ली में एरो इंडिया 2023 के बारे में विभिन्न देशों के राजदूतों के सम्मेलन में बोल रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ड्रोन, साइबर प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में रक्षा विनिर्माण क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। रक्षा मंत्री ने साफ किया कि मेक इन इंडिया की दिशा में भारत के राष्ट्रीय प्रयास न तो अलगाववादी हैं और न ही वे केवल देश के लिए केंद्रित हैं। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मनिर्भरता की पहल अपने सहयोगी देशों के साथ साझेदारी के नए प्रतिमान की शुरुआत है। अगले महीने 13 से 17 फरवरी तक बंगलुरु में एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का आयोजन होगा। We are exporting our defense equipment to our friendly nations. We offer our full support towards the capability development of the buyer through sharing of technology, training,
co-production, and so on. और केंद्र सरकार ने हाल में सड़क दुर्घटना और कुछ अपराधों के टेलीविजन कवरेज के तरीके को खराब और दुखद करार दिया और टीवी समाचार चैनलों को संबंधित कानून के तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता का सख्ती से पालन करने को कहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी समाचार चैनलों को जारी परामर्श में क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार दुर्घटना की रिपोर्टिंग, शवों की तस्वीरों और 5 साल के बच्चे की पिटाई जैसी घटनाओं के प्रसारण का हवाला दिया। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की रिपोर्टिंग गरिमा को प्रभावित करती है। साथ ही कहा गया कि प्रसारकों ने वीडियो क्लिप और तस्वीरें सोशल मीडिया से ली और कार्यक्रम संहिता की भावना के अनुरूप बनाने के लिए ऐसी क्लिप को संपादित करने के बहुत प्रयास नहीं किए गए। मंत्रालय ने टेलीविजन चैनलों को सख्त सलाह दी है कि अपराध, दुर्घटनाओं और हिंसा की घटनाओं के प्रसारण के लिए वे अपनी प्रणाली को केबल टेलीविजन नेटवर्क कानून के तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता के अनुरूप मजबूत करें। और इधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजस्थान में कोटा बूंदी के दशहरा मैदान में विशाल ऋण वितरण मेला में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने दूर दराज से आई महिलाओं की सराहना करते हुए कहा कि देश के आर्थिक इंजन को तेज चलाने की ताकत हमारी माता और बहनें रखती हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि रोड के किनारे पर बैठने वाले छोटे कारोबारी जब इस ऋण योजना के माध्यम से 10,000 से 50,000 रुपए का लाभ उठाएंगे तो ऐसे में ये छोटे कारोबारी अपनी आमदनी को बढ़ाकर देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करेंगे। दूर दराज के गांव से आई है, जिन्होंने इस भारत के नवनिर्माण में नया योगदान दिया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उन्होंने दुनिया को बताया कि गांव की महिलाएं किस तरीके से छोटा काम कर अपने पैरों पे खड़ा होकर भारत के आर्थिक इंजन को तेज चलाने की ताकत हमारी माता बहनें रखती है। कार्यक्रम में शिरकत कर रही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेहड़ी पटरी वालों, लघु उद्यमियों सहित 3,384 लाभार्थियों को 1,580 करोड़ रुपए के ऋण वितरित करते हुए कहा कि महिलाओं बैंक की मदद से छोटे छोटे गांवों में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO बनाएं। मैं इधर आए हुए हर महिला से हाथ जोड़ करके विनती करती हूं, आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO जो हम बोलते हैं वो छोटे छोटे गांवों में भी बनाइए। बैंक के द्वारा आपको मदद मिलेगा और उसके द्वारा आपके जो भी प्रोडक्ट हो, वो दूध हो या आप गांव में जो भी किसान के द्वारा उत्पादन होते हैं उस प्रोडक्ट का स्टोरेज भी बनाइए। वो स्टोरेज में दान को रख कर के बाद में बेचे। और आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ प्रमुख समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम बजट से पहले 13 जनवरी को नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन में सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशन भोगियों के एरियर का भुगतान 15 मार्च तक करने के निर्देश केंद्र को दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने OROP के बकाये के भुगतान में केंद्र के किसी भी कदम से असंतुष्ट होने की सूरत में पूर्व सैनिक संगठनों को आवेदन दाखिल करने की छूट दी। मुंबई उच्च न्यायालय ने ICICI बैंक की पूर्व CEO और प्रबंध निदेशक चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को ऋण धोखाधड़ी के एक मामले में सोमवार को जमानत दे दी। कोविड महामारी के दौरान खाद्यान्न के मुफ्त वितरण से पिछड़े प्रदेशों और सबसे निचले पायदान वाले राज्यों में आय असमानता में भारी कमी आई है। SBI की एक रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है। घरेलू शेयर बाजारों में पिछले 3 दिनों से जारी गिरावट पर आज विराम लगा। BSE सेंसेक्स 847 अंक के तेजी के साथ 60,743 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 242 अंक की तेजी के साथ 18,101 अंक पर बंद हुआ। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने हैरिस काउंटी के न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है और वो अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बन गई।
नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड के प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद का पहला सत्र आज से शुरू हुआ। इस सत्र में प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसी सत्र में प्रधानमंत्री प्रचंड विश्वास मत भी हासिल करेंगे। उत्तरी श्रीलंका में 1 शताब्दी पुराने रेलवे ट्रैक का पुनर्निर्माण कार्य सोमवार को भारत की सहायता से शुरू हुआ। मेदावाचिया और मधु रोड के बीच 43 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक उत्तरी रेलवे लाइन के पुनर्निर्माण के लिए परियोजना के पहले चरण का हिस्सा है। चीन की सेना ने बड़े स्तर पर संयुक्त लड़ाकू अभ्यास किए और ताइवान की ओर युद्धक विमान और नौसैनिक पोत भेजे। यह अभ्यास ऐसे वक्त में हुआ जब जर्मनी के सांसदों का एक समूह ताइवान पहुंचा है। श्रीलंका के खिलाफ मंगलवार से शुरू हो रही 3 मैचों की 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों की वापसी हो रही है। इससे टीम इंडिया का बल्लेबाजी क्रम तो मजबूत होगा ही, लेकिन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह फिटनेस कारणों से टीम से बाहर हो गए। और आइए अब नजर डाल लेते हैं राज्यों से जुड़ी खबरों पर। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये प्रतिभा को पहचानने और खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी एक बहुत बड़ी पहल है। तमिलनाडु में आज विधानसभा का इस साल का पहला सत्र शुरू हुआ। सत्तारूढ़ डीएमके के सहयोगी दलों के विधायकों की नारेबाजी के बीच राज्यपाल आरएन रवि ने अपना पारंपरिक संबोधन दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह अपने हरियाणा चरण में खानपुर कोलियान से फिर से शुरू हुई। आज यात्रा में महिलाओं की भागीदारी अहम रही। बीकेयू नेता राकेश टिकैत समेत किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। दिल्ली की एक अदालत ने कंझावरा मामले के 6 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मामले में अब तक करीब 20 गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए। ओडिशा में हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत 13 जनवरी से होने वाली है, जिसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इसमें 16 टीमें हिस्सा लेंगी और 29 जनवरी तक कुल 44 मैच खेले जाएंगे, जिसका आयोजन ओडिशा के कलिंग स्टेडियम और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में होगा। और आइए बात मौसम की कर लेते हैं। दिल्ली में लगातार 5वें दिन भी शीतलहर का जो दौर है वो जारी रहा। वहीं घने कोहरे के कारण दृश्यता घटकर महज 25 मीटर रह गई, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ। उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों में पंजाब, उत्तर पश्चिम राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार तक कोहरे की परत छाई दिखाई दी। दिल्ली में लगातार 5वें दिन शीतलहर जारी रहने के साथ ही न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लोधी रोड में 3.6 डिग्री सेल्सियस, आयानगर में 3.2 डिग्री सेल्सियस और रिच के मौसम केंद्रों और तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली सरकार ने ठंड के बढ़ते प्रकोप के कारण स्कूलों की छुट्टी जो है वो 15 जनवरी तक बढ़ा दी है और निजी स्कूलों को भी ऐसा करने की सलाह दी है। घने कोहरे के बीच इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास पालम वेधशाला और सफदरजंग वेधशाला में दृश्यता 25 मीटर दर्ज की गई। करीब 15 विमानों ने देरी से उड़ान भरी और एक के मार्ग को परिवर्तित किया गया। मौसम की मार का असर ट्रेनों के परिचालन पर पड़ा है। 260 ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया, जिसमें 82 एक्सप्रेस और 140 यात्री ट्रेनें हैं। 40 उपनगरीय ट्रेन शामिल हैं, तो वहीं कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। Delhi, mainly impacted by the dense fog or very dense fog, all parts of Delhi, including the main city. So today has been the fog condition worst in this season over Delhi, main city. And airport continue to be affected. And yesterday by 1 a.m. till today 11 a.m. and also RVR, one condition that operate actually, flight operate. So there were Cat 3A, B. So severely impacting the the fog condition on the airport operation, and similar is the condition almost across North India. हरियाणा और पंजाब में शीतलहर का प्रकोप आज भी जारी रहा। ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहा। इन दोनों राज्यों के कई हिस्सों में सुबह कोहरा छाया रहा और दृश्यता घट गई।
बठिंडा में 0 दृश्यता रही तो अमृतसर में 25 मीटर, अंबाला में 25 मीटर, हिसार में 50 मीटर दृश्यता दर्ज की गई। हरियाणा के नारनौल में सबसे कम न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंजाब के कुछ इलाकों में तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। लुधियाना में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री, पटियाला में तापमान 7.2 डिग्री और अमृतसर में 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान में उत्तरी हिस्सों में छिटपुट स्थानों पर शीतलहर जारी है और घना कोहरा छाया है। मौसम विभाग के मुताबिक जयपुर और बीकानेर संभाग में तापमान में मामूली सी वृद्धि दर्ज की गई है। जोधपुर और उदयपुर संभाग में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में मामूली बढ़ोतरी होने से लोगों को भीषण शीतलहर, घने कोहरे और ठंड से राहत मिलने के आसार हैं। और कश्मीर में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होने से शीतलहर में थोड़ी सी राहत मिली है। हालांकि घाटी के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के आसपास रहा। गुलमर्ग, सोनमर्ग, जोजिला और कुपवाड़ा के माछिल जैसे पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हुई। वहीं घाटी के कई मैदानी इलाकों में रात में हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक ऊंचाई वाले इलाकों में कई स्थानों पर मध्यम बर्फबारी की संभावना है। कुछ और खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने राजधानी ब्रासीलिया में उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति भवन और अन्य स्थानों पर कल धावा बोला। इन हमलों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई विश्व के नेताओं ने निंदा की है। राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा के कार्यभार संभालने के एक सप्ताह के बाद बोल्सोनारो के समर्थकों ने यह हंगामा किया। बोल्सोनारो ने उनके खिलाफ आए चुनावी नतीजों को मानने से इनकार किया था। तभी से उनके समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों प्रदर्शनकारियों ने अवरोधकों को पार कर सुरक्षा घेरा तोड़ा, छतों पर चढ़ गए, खिड़कियां तोड़ दी और 3 इमारतों पर धावा बोला। कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा ने प्रदर्शनकारियों को फांसीवादी कट्टरपंथी करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर चिंता जताई और कहा कि सभी को लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। और यूक्रेन में रूस ने जारी किया एक तरफा युद्ध विराम रविवार को 36 घंटे बाद समाप्त कर दिया, जिसके बाद रूस ने हमले किए और 600 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा किया। रूस ने यूक्रेन के 2 बिजली घरों पर हमला किया, साथ ही यूक्रेन सेना पर रॉकेट से हमला किया। रूस ने 600 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों के मारने और पिछले हफ्ते डोनबास के माकिवका में अपने 89 सैनिकों की हत्या का बदला लेने का दावा किया। हालांकि यूक्रेन ने रूस के दावे को पूरी तरह से खारिज किया है। रूस के एक तरफा युद्ध विराम के बावजूद भी पिछले दिनों यूक्रेनी सीमा पर दोनों तरफ से गोलीबारी जारी रही। और लंदन चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने पार्क के जानवरों को वार्षिक उनकी गिनती की जा रही है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं चिड़ियाघर की इन तस्वीरों के साथ। आप इस ठंड में अपना ख्याल रखिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।